हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी सेल की, कि क्या फंडामेंटल यूनिट का मतलब है, सेल क्या होती है, और जो मेन इसके अंदर क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंट्रोल सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक जनरल सा डिस्कशन हम लोगों ने किया था सेल के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो आगे अगर हम बात करते हैं तो सेल की शेप के बारे में बात करेंगे, क्या कैसी सेल की शेप होती है। तो सेल की शेप जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आप लोग जानते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में वो दो तरह के होते हैं मोटे तौर पे अगर हम देखें तो। एक तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की फॉर्म में होती है। और मल्टी सेलुलर, मल्टी माने बहुत ज़्यादा, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे जैसे जितनी ज़्यादा सेल बढ़ती जाती हैं उतनी ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ती चली जाती है, उतने ही उसके अंदर सिस्टम्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप होते जाते हैं। तो यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से बनी हुई बॉडी। और इसका बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है अमीबा। सबने अमीबा के बारे में सुना होगा। अमीबा की शेप जो है वो कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इरेगुलर होती है। कैसी भी हम शेप ड्रॉ कर देते हैं कॉपी के अंदर, अमीबा बन जाता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। तो ये जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, जो कई बार एक कैसा भी ड्रॉ कर देती है, ये क्या है, स्यूडोपोडिया। अमीबा के अंदर जो आउटर सरफेस पे आप ड्रॉ कर रहे हो ये स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया का मतलब है, स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स, और पॉड का मतलब होता है फीट यानी कि पैर। फॉल्स माने झूठे, झूठे पैर, मतलब एग्जैक्टली है तो नहीं, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो एकदम से पैर जैसा स्ट्रक्चर निकाल लेता है। तो इसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, अमीबा में पाया जाता है। और स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट, चलना। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है इन स्यूडोपोडिया का, वो है फूड को ट्रैप करने का काम। फूड ट्रैप करना मतलब फूड को पकड़ लेना, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करना। तो ये काम भी कौन कर रहा है, स्यूडोपोडिया कर रहा है। अब हम बात करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं। तो इन सब में सेल्स की अलग अलग शेप होती है, इनमें शेप फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि जैसे अमीबा ने स्यूडोपोडिया में से पॉड्स निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। शेप फिक्स है, लेकिन बहुत सारी शेप की सेल इन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं। एक ही तरह की सेल से ये बने हुए नहीं होते हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरह की सेल पाई जाती हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन है, उसमें न्यूरॉन पाया जाता है, न्यूरॉन सेल होती है, आप जानते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है, इसकी शेप बिल्कुल अलग होती है। हार्ट की सेल्स की शेप बिल्कुल अलग होती है, मसल्स की सेल की शेप बिल्कुल अलग होती है। तो ये सब फिक्स्ड है। ऐसे ही प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं तरह तरह की सेल्स हैं। आरबीसी की देखिए कैसी शेप दिखा रखी है, मसल सेल्स की कैसी दिखा रखी है, बोन सेल्स की कैसे है। तो ये अलग अलग टाइप की सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप की सेल पाई जाती हैं। इस डायग्राम में भी दिखा रखी हैं शेप्स, और भी थोड़ा सा क्लियर करके। जो मैं न्यूरॉन आपको कह रही थी, नर्व सेल को ही न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये नर्व सेल की देखिए शेप बिल्कुल अलग है। पैरामीशियम ये सिंगल सेल, जैसे कि मैंने आपको अमीबा बताया था ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब डिफरेंट टाइप की सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अब जो है हम सेल की टाइप्स की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्या होता है ये। सबसे अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो वो है कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और एग्जांपल इसका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ही जनरली इस टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, बैक्टीरियल सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। और इस टाइप का जो न्यूक्लियस है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक
ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस न्यूक्लियाइड कहलाता है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल को, तो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, इन सब की सेल्स में न्यूक्लियस की चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस टाइप का ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। यानी कि न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है और ये मेम्ब्रेन भी कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट है, ठीक है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स ये दे रखे हैं, देखिए आप के सामने हैं। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है, यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर होती है, ठीक है ना। और सेल डिवीज़न जो है वो कैसे होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एक सेल टूटी 2 में बट गई, जिसे कि हम बाइनरी डिवीज़न फिजन कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सेल डिवीज़न एक प्रोसेस होती है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है, जिसे कि आप अगली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट सेल भी पढ़ेंगे, एनिमल सेल भी पढ़ेंगे। देखिए स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का। हाँ जी, तो अब सबसे सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे बाहर का स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे आउटर पार्ट जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो सबसे आउटर पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये। सेमी परमेबल का मतलब है कि सेल में से कुछ चीज़ें अंदर आ सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें बाहर जा सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं, तो ये सेमी परमेबल हो गया। अब जैसे कि सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारा प्रोड्यूस होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर कैसे जाएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर कैसे जाएगा, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, ठीक है। सेल के अंदर या बाहर कोई भी चीज़ कैसे जा रही है, किस पे डिपेंड करती है, उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन मतलब उसकी मात्रा पे डिपेंड करती है एक तरीके से। तो सेल जो है CO2 का एग्जांपल अगर मैं देती हूँ कि सेल के अंदर मान लीजिए CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो ये CO2 अंदर से बाहर जाएगा। कंसंट्रेशन जिस तरफ ज़्यादा होगी वहाँ से वो मॉलिक्यूल निकलकर जहाँ कंसंट्रेशन कम है उस तरफ जाता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन को यूज़ करता है सेल, ठीक है। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन है क्या बेसिकली डिटेल में आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो खाना आपने खाया है वो खाना जब डाइजेस्ट हो रहा है जिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू और एनर्जी जनरेट कर रहा है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन का सेल के अंदर आना ज़रूरी है। तो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन आएगा वो भी इसी तरीके से आता है कि बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, हायर कंसंट्रेशन से लो। तो ये सारी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन सेल के अंदर या कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर जा रहा है, ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, डिफ्यूज़न कहलाती है, ठीक है। और डिपेंड किस पे करता है ये सारा कुछ, कंसंट्रेशन के ऊपर। देखिए डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि हाई कंसंट्रेशन है और एक तरफ लो कंसंट्रेशन है, तो एरो का निशान लो की तरफ है, यानी कि हाई से डिफ्यूज़न करेगा मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है किसी भी गैस का, वो कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसी तरह से हम एक और इसी टाइप की एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। एक और टर्म है ऑस्मोसिस। इसमें भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल यही है जो डिफ्यूज़न वाला है, लेकिन जनरली हम वाटर मॉलिक्यूल के केस में इसे यूज़ करते हैं वर्ड को, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का भी फ्लो होता है। मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए सेल के बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो कहाँ फ्लो करेगा, अंदर की तरफ फ्लो करेगा। एक तरीके से ये प्रोसेस भी डिफ्यूज़न ही है, पर वाटर के फ्लो को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूज़न प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ वाटर की बात करें तो इसको नाम दिया गया है ऑस्मोसिस, ठीक। ये ऑस्मोसिस भी 2 तरीके का होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। जब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है सेल के अंदर और बाहर लोअर कंसंट्रेशन है वाटर का, तो अंदर से फ्लो बाहर होगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस ऑस्मोसिस को एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे, समझ गए। जब फ्लो सेल के अंदर से पानी का, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर की तरफ हो रहा है तो ये एक्सो माने बाहर,
एक्सोस्मोसिस है। और यही प्रोसेस अगर हम उल्टी कर देते हैं, यानी कि सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर की और अंदर कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ। तो इसे हम इस टाइप के ऑस्मोसिस को हम एंडोस्मोसिस कहेंगे, यानी कि पानी अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तो ये 2 टाइप्स होती हैं ऑस्मोसिस की। अब जो है कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बता रखा है। इसमें फिर से हम बात करते हैं अपनी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की एक तरीके से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ही डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, डायग्राम देखती हूँ, यही देख लीजिए बेशक। हाँ जी, सेल जो है, सेल के अंदर क्या है कि 90% मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है और सेल के बाहर 80% वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सेल के अंदर 90% है, सेल के बाहर 80% है वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही सेल के अंदर 10% कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल के बाहर 20% कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जाम्पल है ये, यानी कि वाटर सेल के अंदर ज़्यादा है, सेल के बाहर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में कम है और बाहर ज़्यादा है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। मतलब सेल के अंदर अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो वाटर कैसा हो गया, डाइल्यूट होगा। दोबारा से सुन लीजिए, मैं एक बार कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वाटर की बात करती हूँ कि 90% सेल के अंदर वाटर है, सेल के बाहर 80% वाटर है, तो वाटर ज़्यादा कहाँ हुआ, अंदर। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक माने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, जो सोल्यूट का मतलब ये है कि आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, पढ़ेंगे बल्कि इस साल में। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है, मान लीजिए चीनी का सॉल्यूशन है तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो वाटर हुआ और सोल्यूट इसके अंदर शुगर हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने क्या बता दिया है कि हाइपो का मतलब लेस होता है और टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि जो कि डाइल्यूट है, यानी कि मैंने आपको अंदर वाटर ज़्यादा बताया, बाहर कम बताया, तो ऐसे को हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। जबकि अगर बाहर देखेंगे तो वाटर कंसंट्रेशन कम है, यानी कि कंसंट्रेट फॉर्म में वाटर है, तो बाहर का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक सेल है जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन 90% है, बाहर 80% है, तो सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक, जिसमें वाटर ज़्यादा है। सेल के बाहर वाला कहलाएगा हाइपरटोनिक, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ फ्लो कैसे करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, यानी कि कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है फ्लो करने के लिए भी किसी भी चीज़ का। ठीक है, जो भी सोल्यूशन फ्लो करेगा, जो भी पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल वगैरह, वो हाई से लो कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। और इसी तरह से CO2 की बात करते हैं। मैंने आपको अभी वाटर का बताया था, CO2 मैंने आपको बताया उल्टा है, सेल के अंदर मान लीजिए कम है, सेल के बाहर ज़्यादा है, तो CO2 कैसे फ्लो करेगा, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो हाई से लो की तरफ, अंदर की तरफ आएगा। और एक तीसरी कंडीशन और आपको दिख रही है इसके अंदर, आइसोटोनिक कंडीशन। तीसरी कंडीशन है आइसोटोनिक, सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है आपको। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, जब कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की अंदर सेल के और सेल के बाहर एक बराबर है, इक्वल है। अगर कंसंट्रेशन इक्वल है सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो इस टाइप का सोल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना, जो इस टाइप का सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। इन दिस केस वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। ऐसे केस में क्या होता है कि वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी बाहर, अंदर भी जाएगा, बाहर भी आएगा, दोनों डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता रहेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में आपको बता दिया गया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक क्या चीज़ है, सेल के अंदर मान लीजिए पानी का वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वो हाइपोटोनिक हो गया, सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल कम है तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ कंसंट्रेशन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की बराबर है तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये तीनों तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया आपने। अभी अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस भी उसी के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न भी उसी के थ्रू हो रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही बारे में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली।
ठीक है। तो ये दोनों तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि दैट इज़ फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट आर दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? दीज आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल का मतलब समझते हैं, कैसी भी शेप में आप वो एकदम से चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब है जैसे कि अगर प्रेस हो रही है तो वो उसका शेप ले रही है, फूल रही, पानी अगर भर गया तो वो उसकी शेप ले रही है। तो इस टाइप से फ्लेक्सिबल होती है। और किस चीज़ से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड और प्रोटीन, बस ये दो नाम याद रखिए। बायोमोलिक्यूल्स हैं ये, और इनके बारे में डिटेल में आप 11th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन नाम के दो बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी डिटेल में जो है वो स्टडीज़ आ चुकी हैं। स्ट्रक्चर भी इसका डिस्क्राइब होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। इसके स्ट्रक्चर को देखा गया था और फर्दर आप हायर क्लासेस के अंदर उनको पढ़ेंगे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हो गया आज, बल्कि उसकी परमिएबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने बता दिया, उससे रिलेटेड भी कुछ सॉल्यूशंस और टर्म्स पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे।